नमस्कार मित्रों। हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित श्रृंखला को कर रहे थे। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए गुप्त और गुप्तोत्तर काल में कुछ प्रश्न बच गए थे, जो मैंने आपको वनडे एग्जामिनेशन से निकाल करके आपके बीच लेकर आया हूँ। इनको भी अगर आप उसी के साथ ऐड कर लेंगे तो आपका लगभग 70% चीज़ें क्या हो जाएगी, 80% कवर हो जाएंगी। 10-20% के पीछे फिर मत भागिएगा आप, ठीक है। थोड़ा सा आप एनसीईआरटी से कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिएगा, कुछ एक साइड से कोई बुक पढ़ लेंगे तो आपका लगभग सारे क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। इनसे ज़्यादा पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, जहाँ तक मेरा अनुमान है, ठीक है। लेकिन अगर कोई टीजीटी पीजीटी दे रहा है तो भाई उसको तो ऑब्वियसली है कि स्पेशलाइजेशन उसको होगा, तभी वो पढ़ के जाएगा उसको। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, श्री गुप्त जी थे। अगला है, गुप्त किसके सामंत थे। ठीक है, मैं तेजी से प्रश्नों को पढ़ाता जा रहा हूं। गुप्त सामंत थे आपके कुषाणों के, ठीक है। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की। तो ये भी आपका पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए बताइए, महाराज धीराज की उपाधि किसने की थी, चंद्रगुप्त प्रथम ने, ठीक है। अब ये मैच द फॉलोइंग वाला प्रश्न है, तो चलिए दिन मिला लेते हैं इसको। तो प्रयाग या इलाहाबाद प्रशस्ति समुद्रगुप्त से संबंधित है। भी इसके बारे में तो मुझे पता नहीं है, भीतरी के बारे में मुझे पता है कि ये हम लोग ने पढ़ा था। स्कंदगुप्त होगा, मंदसौर लेख ही होगा, बंधु बर्मन, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा, ठीक है। कुमार गुप्त क्या होगा, सही होगा ऑप्शन नंबर बी का। अगला है, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ था। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और वो थे हमारे आर्यभट्ट जी। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी, तो उनकी दरबारी भाषा जो थी वो थी आपकी संस्कृत, ठीक है। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था। तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और अच्छा प्रश्न है। तो चलिए आपके पास 10 सेकंड का समय है, जल्दी से बताइए कि गुप्त राजवंश किसके लिए फेमस था, ठीक है। तो गुप्त राजवंश किसके लिए फेमस था, जल्दी बताइए। गुप्त राजवंश आपके लिए कला और स्थापत्य के लिए क्या था, फेमस था, ठीक। अजंता कलाकृति किससे संबंधित है। तो अजंता कलाकृति आपकी गुप्त काल से ही क्या है, संबंधित। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये आपका होगा बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज किया है, और वह था आपका नालंदा। ऐरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है, ये भी हम लोग पढ़े हुए हैं। थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो इसका संबंध किससे आएगा, भानुगुप्त से, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग, जिसे आप क्लासिकल, गोल्डन, तमाम तरह की चीजें कह सकते हैं, तो वो था आपका गुप्त काल। सेतु बंध का रचनाकार प्रवर सेन सेकंड किस वंश का संस्थापक था, ठीक है। तो वो था वाकाटक वंश के संस्थापक थे। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया, ठीक। तो वह कहा गया, आपको जल्दी बताइए, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है, कहा गया समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है कहोम स्तंभ लेख में, ठीक है। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी, ठीक है। और अच्छा प्रश्न है ये, तो चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। वो था बोध गया में। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वह होगा आपका गुप्त काल में ही इसका जन्म हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की, ठीक है।
तो चलिए देखते हैं, ये पढ़ा हुआ प्रश्न भी है आपको। शकों का जब उन्होंने उन्मूलन किया था तभी उन्होंने इस उपाधि को धारण किया था। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। और वो उनके सर्वाधिक प्रिय देवता थे आपके विष्णु। महरौली, आप देखेंगे दिल्ली के पास का एरिया है ये, स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? ठीक, ये प्रश्न आया हुआ है आपका एनडीए एग्जामिनेशन में। तो चलिए देखते हैं कब हुआ था ये हुआ था आपका 4वीं सदी। फाहियान और हैंचांग ने डैश के राज्यों को देखा। अब यहाँ दोनों का मिक्सचर पूछ रहा है, तो देखते हैं। उन्होंने चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और हर्षवर्धन के शासनकाल को क्या किया था? देखा था। धनवंतरी थे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्नों में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ठीक। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? जल्दी से सोचिए, गुप्तकालीन शासन प्रणाली कैसी थी? राजतंत्रात्मक थी। फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फो कुओ की, ठीक है ना, कहीं पे चेंज भी रहता है, ये मैंने पढ़ाया भी है, में निम्नलिखित में से किसका विवरण नहीं मिलता? तो चलिए, अब हमारे सामने ये प्रश्न है कि उसमें कौन सा विवरण नहीं मिलता है। तो उसमें है बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन नहीं मिलता है। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? तो चलिए देखते हैं कौन है। वो है आपका देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ठीक है। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा आपका 16, 17 और 19 नंबर की जो गुफाएं हैं उनका निर्माण गुप्त काल में हुआ। अमर कोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? ठीक है, एक नया प्रश्न है। तो वो जुड़े थे आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से संबंधित। गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ठीक है ना, तो दिया जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। जानते हैं, इस तरफ प्रथम, द्वितीय, तृतीय करके प्रश्न आ जाते हैं और वहां पे आदमी क्या हो जाता है? फंस जाता है। मैं आपको स्पीड से इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको इसमें से बहुत सी चीजें बताई हैं, कॉन्सेप्ट में भी बताया है, तो मैं तेजी से इन प्रश्नों को लेकर के आपके सामने चल रहा हूँ। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? ठीक है, तो उन्होंने किया था अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में किया था। ठीक है ना, लोगों को यह लगता है, लेकिन यह विकल्प क्या है? गलत है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिशेन किस शासक का दरबारी कवि था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, चलिए बताइए। वो थे आपके समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? ठीक है, क्योंकि वहां पर कला और साहित्य के क्षेत्र अपने क्या था? चरमोत्कर्ष पे पहुंचने के कारण उसे क्लासिकल कहा जाता है। सारनाथ में धमेक स्तूप का निर्माण किसके काल में हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, और इसका होगा सही उत्तर गुप्त काल में हुआ। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था, और कहा जाता था उसे दिनार। जानते हैं, ये प्रश्न बहुत गलत होता है, लोगों को निष्क लग जाता है, बी ऑप्शन लग जाता है, लेकिन वो है नहीं। क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? ठीक है, तो चलिए बताइए, सोने के सिक्के सर्वाधिक किस काल में जारी किए गए? कुषाण, गुप्त, मौर्य काल, हिंद यवन काल? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा आपका, आप लोग अंदाज लगा पा रहे हैं? जी हाँ, आप लोगों ने सही उम्मीद लगाई, और वो थे आपके गुप्त काल में। ठीक है। यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? और वो है अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहां से प्राप्त हुआ? और वह प्राप्त हुआ है आपका बयाना, भरतपुर से। ठीक है ना। अगला देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? जल्दी से बताइए, कौन था?
वो आपका था उज्जैन। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। वो होती है आपकी अभिज्ञान शाकुंतलम की। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? देख रहे हैं, प्रश्न चेंज किया और अब युग पूछ लिया इसमें। तो दोस्तों वो है आपका गुप्त युग। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? वो था आपका सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कला, यह उसके पतन का कारण नहीं था। निम्नलिखित में से में किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तो वो दोस्तों सही होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त ने। ठीक है ना। वह भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो वो थे हमारे आर्यभट्ट जी। ठीक है। गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध है, और ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जल्दी से बताइए। ये होगा आपका चिकित्सा से संबंधित पुस्तक है। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक? तो तांबा का सिक्का जारी करने वाला था रामगुप्त। चलिए आ गया है मैच द फॉलोइंग वाला प्रश्न, चलिए देखते हैं। समुद्रगुप्त ये हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, चंद्रगुप्त मेहरौली, स्कंदगुप्त भीतरी ये भी पढ़ा हुआ है, बुद्धगुप्त पहाड़पुर, ताम्रपत्र। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये आपका पूछ सकता है वनडे एग्जामिनेशंस में। ठीक है, तो आपको इसको पढ़ के जाना है, क्योंकि ये एक एक नंबर के 4 प्रश्न यहाँ से क्या होंगे आपके बनेंगे, और इसके आधार पर विकल्प ए ही आपका क्या होगा सही उत्तर होगा। अगला देखते हैं, यह भी आपका सुम्मिलित वाला प्रश्न है, और देखते हैं इसका सही विकल्प क्या होगा। कुमार देवी, चलिए वीणा वादन समुद्रगुप्त अभी पढ़ के आ रहा है, चक्र विक्रम कार्तिकेय ये कुमार गुप्त। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसमें क्या होगा सही विकल्प आपका होगा। अगला देखते हैं चंद्रगुप्त प्रथम, चलिए अब इसको मिलान करते हैं। आपका ठीक है, समुद्रगुप्त, अश्वमेघ पराक्रम, चंद्रगुप्त द्वितीय, परम भागवत, स्कंदगुप्त सकृप। ठीक है, ये भी हम लोग पढ़ के आए हैं। देखिए ये प्रश्न पढ़ के आए थे अलग से, और यहाँ इसने अलग से इसको पूछ लिया है, तो इस आधार पे ये विकल्प डी क्या होगा आपका सही सुम्मिलित होगा। फिर से आपका ये क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग वाला, और ये प्रश्न पीसीएस में भी आ चुका है दोस्तों, पत्नी का मिलान करने को। चलिए देखते हैं, मिलान करते हैं। चंद्रगुप्त कुमार देवी, रामगुप्त जी की समुद्रगुप्त, और रुद्रसेन द्वितीय। तो आपका रामगुप्त की होगी ध्रुव देवी, समुद्रगुप्त की होगी दत्ता देवी, और रुद्रसेन द्वितीय की प्रभावती गुप्त। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा सही विकल्प होगा। किस गुप्त शासक ने दक्षिण पंथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? बहुत अच्छा प्रश्न है, और वह थे आपके समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है आपका सर्वो राज्यो छेत्ता, सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला। तो देखते हैं ये कौन सा सही होगा इसका विकल्प। ये चंद्रगुप्त आपका समुद्रगुप्त ने ही ऐसा किया था। किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया? तो किया था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, आर्यभट्ट। चलिए देखते हैं अब इनकी रचनाएं हम मिलाते हैं सिद्धांतों को। तो आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय, चलिए धनवंतरी का हो जाएगा, ये अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, नवनीतकम, ब्रह्मगुप्त। ठीक है, ब्रह्मगुप्त है ब्रह्म सिद्धांत, और 12 मिहिर का होगा पंच सिद्धांतक। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या होगा सही होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर रट लीजिएगा, 1 नंबर का प्रश्न यहाँ पर छुपा हुआ है। सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था,
तथा इसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदम ने करवाई थी। कि दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई थी? ठीक है, तो दूसरी बार जो मरम्मत कराई थी आपका स्कंद गुप्त ने करवाई थी। ठीक है, अब है प्रशासकीय विभाजन और वहां के प्रशासक। चलिए देखते हैं। प्रांत जो थे, उपपरिख, विषय या जिले से संबंधित विषयपति, नगर का नगरपति, ग्राम का ग्रामिक। नाम से ही क्या हो रहा है, मैचिंग हो जा रही है। केवल एक यह मैच नहीं हो रहा है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। हो सकता है ये अकेले कभी पूछ दे तो आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। कौन सम्मिलित नहीं है? चलिए देखते हैं इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है। महासंधि विहिक युद्ध व शांति का मंत्री, ये तो सही है। महादंड नायक, ये भी सही है। विनय स्थिति स्थापक, ये भी सही है। इसका मतलब महाअश्वपति, गज सेना का अध्यक्ष। ठीक है ना, अश्व घोड़े का पति बना रहा है और दे रहा है गज, तो अपने आप ही क्या हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है ना, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि नहीं पूछ रहा है तो नहीं के हिसाब से आपका डी विकल्प सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। क्षेत्र भूमि, वास्तु भूमि, अपृहत भूमि, खिल भूमि, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारे एक एक नंबर के प्रश्न बने हुए हैं। तो चलिए इसको मिलान करते हैं हम लोग। क्षेत्र भूमि होगा कृषि योग्य भूमि, वास्तु भूमि निवास योग, अपृहत भूमि आपका होगा जो जंगली भूमि, और खिल भूमि होगा कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि। और यह अपृहत और खिल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अलग अलग पूछा जा चुका है, बड़े एग्जामिनेशंस में भी ये प्रश्न आ चुके हैं। ठीक है, अब फिर से पूछ रहा है कि इनमें कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो देख लेते हैं। 10 कुमार चरित्र, ये तो सही है। मचकम शूद्रक, ये भी सही है, यह भी सही है आपका। प्रयाग प्रशस्ति रवि कीर्ति, यह सम्मिलित नहीं है, तो नहीं के हिसाब से आपका ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब इसमें फिर से पूछ रहा है कि इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो चलिए देखते हैं। बाघभट्ट, कामंदक, विशाखदत्त और भर्तहरि। तो चलिए मिलान करते हैं हम लोग। विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, कामंदक का नीतिशार, ये भी सही है। वाघभट्ट का अष्टांग हृदय, ये भी सही। भर्तहरि मेघदूतम, ये तो कालिदास की रचना है, ये क्या होगा आपका गलत होगा। और नहीं पूछ रहा है तो उसके कॉन्टेक्स्ट में आपका डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। चलिए अब फिर से मिलान वाला प्रश्न आए हैं, छोटे छोटे प्रश्न, तो मैंने सारे इनमें डाल दिए हैं। तो श्रेष्ठी हम लोग पहले भी पढ़े हैं, ये साहूकार को कहते हैं। कुलिक, कुलिक भी हम लोग पढ़े हुए हैं। तो कुलिक को कहा जाता है शिल्पी या कारीगर। कायस्थ लेखक, और सार्थवाह मतलब व्यापारी। मतलब ऑप्शन ए क्या होगा आपका सही विकल्प होगा इसके अनुसार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मिहिर कुल का संबंध था, तो जल्दी से आप लोग बताइए, ये मैंने एक बार चर्चा किया था अब पीछे क्वेश्चंस में, मिहिर कुल का किससे संबंध था, तो वो था आपका हूणों से। कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे। ठीक है ना, तो कन्नौज को सर्वप्रथम थे मौखरी। ठीक है ना, प्रदान करने वाले थे। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी धारण की, बहुत फेमस क्वेश्चन है, तो वो थे आपके चंद्रगुप्त द्वितीय। कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींचता है? ठीक है, उसकी जंग प्रतिरोधकता के कारण। ठीक है, पहले की जो चीजें बनी थी, पता नहीं किस टेक्नोलॉजी का यूज हुआ था कि आज तक वो जंग नहीं हुई। अभी मैं हाल में मैं झांसी गया था, वहां पर मैं जब झांसी के किले में गया तो वहां पर एक तोप रखी थी, और उस तोप का नाम है कड़क बिजली तोप। गौस खां जो थे उनके, वो उसको चलाते थे। और जब मैंने उसको छुआ तो इतने वर्षों के बाद भी उस पर जंग का एक नामो निशान नहीं था। किस टेक्नोलॉजी का यूज करके वो बनाया गया, आज तक हमारे वैज्ञानिक उसको अध्ययन कर रहे हैं। सोचिए हमारी टेक्नोलॉजी पहले कितनी एडवांस थी। ठीक है,
चलिए दोस्तों, अब कुछ प्रश्न जो रह गए थे गुप्तोत्तर काल से, चलिए उनको भी हम आज इसी में ऐड कर लेते हैं, जिससे आपका ये कंप्लीट पैकेज तैयार हो जाएगा। तो अगला है प्रश्न आपका, थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? ठीक है ना, दोनों का नाम सेम ही है, बस आपको कंफ्यूजन नहीं होना। तो वो थे आपके पुष्यभूति वर्धन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका मैच द फॉलोइंग वाला। देखिए मैच द फॉलोइंग वाले प्रश्न आजकल का क्या हो गए, चलन में हो गए। तो वर्धन जो राज्य था उसकी राजधानी थानेश्वर थी। मौखरी कन्नौज, वाकाटक पुरिका और मैत्रक बल्लभी, यह पूछा गया है वनडे में भी। ठीक है ना, यह भी वनडे में पूछा जा चुका है दोनों। तो इसलिए आप लोग इनकी राजधानियां जरूर पढ़ के जाइएगा कि मैत्रक बल्लभी, वाकाटक पुरिका, मौखरी कन्नौज, वर्धन और थानेश्वर। अगला है आपका राजवंश और उनके संस्थापक से संबंधित प्रश्न है। चलिए उसका भी मिलान हम लोग करते हैं। तो चलिए आप इसका मिलान करते हैं। तो इसका विकल्प होगा वर्धन वंश, अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, तो पुष्यभूति। तो चलिए देखते हैं ए का 4 किसमें ऑप्शन है, इन दोनों में। तो यह विकल्प तो अपने आप हट गए। मौखरी, चलिए मौखरी का देखते हैं। मौखरी का आपका होगा ईशान वर्मा। और वाकाटक, वाकाटक का आपका होगा विंध्य शक्ति। ठीक है ना, और मैत्रक का होगा भट्टार्क। ठीक, यह जरूर पढ़ के जाएगा कि मैत्रक का भट्टार्क, ये पूछा गया प्रश्न है। और ये इनके संस्थापक हैं, ये राजवंश थे छोटे छोटे, उनके संस्थापकों के नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। कदम्ब राज की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। उसने अपनी राजधानी बनाई, कहाँ पे बनाई भाई? तो बनाई थी उन्होंने वैजंती, या उसको वनवासी भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? चलिए देखते हैं, वो थे आपके हर्षवर्धन। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को, चलिए जल्दी से बताइए, आप लोग भी सोचिए, मैं भी सोचता हूं। वो किया था नरसिंह वर्मन प्रथम। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, और वो कहा जाता है हर्षवर्धन। बाणभट्ट किस सम्राट के राज्य दरबारी कवि थे? तो वो थे हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो ये मिलता है एहलोन अभिलेख से। ठीक है, प्रतापशील, हुंड, हरिषण, केसरी, महाराजाधिराज नामक उपाधियों से निम्नलिखित किसे दी जाती है? तो चलिए देखते हैं किसे दी जाती है। तो दी जाती है प्रभाकर वर्धन। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बिहार में आया हुआ है ये। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां स्थानांतरित की? तो चलिए देखते हैं, वो की थी कन्नौज में। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, सल्कोतरा पथनाथ किससे कहा गया है? बहुत टफ प्रश्न है, चलिए देखते हैं। ए कहा गया है हर्षवर्धन। हेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये हर्षवर्धन को कहा गया है। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किया। चलिए किसने किया? तो वो किया था आपका हर्षवर्धन ने। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? तो वो थे आपके शशांक। जितने भी क्वेश्चन दोस्तों मैं बता रहा हूँ, इतने अच्छे क्वेश्चन है और सब बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे आए हुए हैं रेलवे में, एसएससी में, एनडीए में। ठीक है, तो आप लोग जरूर इन्हें देख के जाइएगा। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? तो चलिए वो किया था उन्होंने नर्मदा नदी के किनारे। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन था? तो वो था आपका कन्नौज। ठीक है ना, कन्नौज कहाँ पे है?
यूपी में। अगला है हर्ष की जीवनी किसने लिखी? बहुत ही अच्छा है, वो लिखी थी आपने बाण भट्ट ने। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा प्रयाग में किया करता था। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? देखा, मैंने कहा था ना कि राजधानियां देख के जाइएगा। तो चलिए देखते हैं कि थानेश्वर कहाँ पर स्थित है। ठीक है, आप लोग भी इसको सर्च करिए। थानेश्वर आपका हरियाणा में क्या है, स्थित है। हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ? तो वो हुआ था मौखरी नरेश ग्रह वर्मा के साथ। हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की? तो वो किए थे गौड़ नरेश शशांक ने उनकी क्या की था, हत्या की थी। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में उन्होंने इसको किया था। कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले आए? ठीक है, और वो ले आए थे आपके हर्षवर्धन। कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? अभी मैं चर्चा ही कर रहा था, वो है आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। हर्षवर्धन की विजयी जीवनी में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? तो वो कहाँ के शासक थे, जल्दी से बताइए। जी हाँ, वह थे वातापी या बादामी के शासक थे। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया, जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीति उपलब्धि थी। वल्लभी नरेश का जो नाम था वो था ध्रुवसेन द्वितीय। 641 में किसने चीन के राजा ताई शुंग के पास एक राजदूत भेजा था? और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका हर्षवर्धन ने भेजा था। हर्षवर्धन ने भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताइशुंग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में, ठीक है ना, भेजे, जिसमें से एक मिशन हर्षवर्धन के मौर्योत्पात पहुंचा। अंतिम मिशन में सम्मिलित उस चीनी राजदूत का क्या नाम है जिसने हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद जो घटनाक्रम घटित हुआ उसका विस्तार से वर्णन किया है? तो वो थे आपके वांग हेन से। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा। किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? चलिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखते हैं किसे कहा जाता है। उसे कहा जाता है हेन सॉन्ग को कहा जाता है। हेन सॉन्ग भारत में कितने साल तक रहा था? तो वो थे यहाँ पर 14 वर्षों तक रहे थे। हेन सॉन्ग के समानार्थ मतलब पैरेलल एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन को कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में कराया? चलिए देखते हैं कहाँ कराया उन्होंने। तो उन्होंने करवाया था इस महासभा का आयोजन कन्नौज में। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ठीक है, और दिया जाता है हर्षवर्धन को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला है निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दी थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, वो दिया था आपका हर्षवर्धन। चलिए अगला है आपकी रचनाएं और उनके रचनाकार। चलिए मिलान करते हैं हम लोग, और यहाँ से बहुत ही प्रश्न आपके बन के आने वाले हैं। चलिए अगला है हर्षचरित कादंबरी। तो चलिए तो मिल गए हमारे बाण भट्ट जी, ऑप्शन नंबर ए का 4। फिर है नीति शतक, श्रृंगार शतक और भक्ति शतक। चलिए देखते हैं इनका क्या होगा। ये होगा भर्तहरि। सूर्य शतक, सूर्य शतक जो होगा आपका मयूर। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, ये आपके हो जाएंगे हर्षवर्धन। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
देख लीजिएगा, यहाँ पे सारे प्रश्न छुपे हुए हैं, यहाँ पर एक एक नंबर पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको कहीं पे। निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबद्ध नहीं था? चलिए, वो थे आपके कालिदास। अब देखिए पहला क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़े तो ये सारे नाम पहले हमारे एग्जाम्स में आ चुके हैं क्वेश्चंस में। चलिए देखते हैं कथन और कारण वाला प्रश्न। हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया। चलिए अगला है, हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधनों के साथ अपनाया। तो चलिए देखते हैं सही है कि नहीं। तो दोस्तों ये दोनों विकल्प सही है और यह इसकी व्याख्या करता है। फिर से आपका सुम्मिलित वाला प्रश्न है और इसमें कौन सा सही सुम्मिलित है तो देखते हैं। अवंती हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री, सिंहनाद महासेनापति, कुंतल जो होगा सेनापति, तो तीनों सही लग रहे हैं। इसका मतलब डी ऑप्शन क्या होगा, इसका सही विकल्प होगा। किसका कथन है कि भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी है। बहुत अच्छा स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट दिया है आपका एन शांग ने। अग्रहार का अर्थ होता है, ये शायद हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अग्रहार का मतलब होता है ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि अनुदान। घंटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग होता था, तो दोस्तों वो होता था खेत की सिंचाई के लिए। ठीक है। दक्षिण भारत के संदर्भ में एरी पत्ती का अर्थ क्या है, तो देखते हैं भाई एरी पत्ती का क्या अर्थ होता है। जलाशय की जो भूमि होती थी उसे ही एरी पत्ती कहते थे। हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा थी, कहां से कहां तक थी, तो वो 1/6 से 1/10 के बीच में उसकी क्या थी, सीमा थी। ठीक है। और यहीं पे आपका गुप्त और गुप्तोत्तर काल से जो बचे हुए प्रश्न थे छोटे छोटे, उनको मैंने इसमें सम्मिलित किया है, आपको बहुत ही पसंद आएंगे। और दोस्तों अगर किसी प्रश्न का उत्तर गलत हो जाता है या डाउट हो जाता है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी गलती को स्वीकार कर लूँगा। मैं भी चेक करता रहता हूँ लेकिन गलतियाँ आदमी से ही होती हैं, तो मैं उस प्रश्न को टैग करके आपके कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने इस प्रश्न का उत्तर गलत बता दिया। कोशिश मैं कर रहा हूँ कि सारे प्रश्नों के उत्तर आपको एकदम सटीक जाएं, फिर भी कभी कभार गलतियाँ हो जाती हैं तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसको तुरंत सुधार कर दूंगा। ठीक है। तो चलिए अपने सेशन को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।